नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और पोलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में गंभीर रासायनिक आपदा घटित हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने रिलायंस डिज्नी के प्रस्तावित विलय पर आपत्ति प्रकट की। दिल्ली सरकार जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC में व्यापक बदलाव करेगी। जल जीवन मिशन JJM की शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हुए। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और पोलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में चलिए सबसे पहले भारत पोलैंड संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत और पोलैंड संबंधों की शुरुआत 1954 में हुई, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और इसके बाद 1957 में वार्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है और 2023 में दोनों देशों के बीच 6 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। दोनों देश के खनन क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स आदि में क्षेत्रीय सहयोग साझा करते हैं, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड के प्रशिक्षु पोलैंड की खानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों में भी पोलैंड में इंडोलॉजी अध्ययन की एक बेहतरीन परंपरा है, जिसमें योग, गुड यानी डोबरी, महाराजा कनेक्शन यानी महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी आदि शामिल है। चलिए इसी के साथ आधिकारिक यात्रा के अन्य मुख्य परिणामों पर भी एक नजर डालते हैं। दोनों राष्ट्र रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी सहमति हुई है। इससे सीमा पार कामगारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने सोवियत संघ यानी USSR से विस्थापित शरणार्थी पोलिश बच्चों को आश्रय देने के लिए जामनगर में एक शिविर की स्थापना की थी। खबर के आखिर में रणनीतिक साझेदारी के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 2028 पर एक नजर डालते हैं। पहला है व्यापार और निवेश। आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की बैठकें कम से कम हर 5 साल में 2 बार होंगी। दूसरा है भारत यूरोपीय संघ सहयोग। अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा ताकि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश वार्ता को शीघ्र पूरा किया जा सके और भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद को संचालित किया जा सके आदि। तीसरा है आतंकवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध समूहों से संबद्ध व्यक्तियों को नामित करने में सहयोग किया जाएगा। इस सहयोग के अन्य क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में गंभीर रासायनिक आपदा घटित हुई। यह आपदा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट के कारण हुई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि रिएक्टर में विस्फोट सॉल्वेंट के रिसाव के कारण हुआ था। आंकड़ों से पता चलता है कि देश रासायनिक आपदाओं के प्रति काफी सुभेज्ञ है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार देश के सभी क्षेत्रों में लगभग 1861 बड़ी दुर्घटना संकट यानी मेजर एक्सीडेंट हजार्ड MAH इकाइयां मौजूद है। साथ ही हजारों अन्य पंजीकृत खतरनाक कारखानों की भी उपस्थिति का पता चला है। गौरतलब है कि MAH खतरे का एक स्रोत है जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। आइए अब भारत में रासायनिक आपदाओं के अन्य उदाहरण भी जान लेते हैं। चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव 2024। यह दुर्घटना चक्रवात मिचोंग के कारण क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन की वजह से हुई थी। विजाग गैस रिसाव 2020 विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर फैक्ट्री में स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था और भोपाल गैस त्रासदी 1984
यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और रासायनिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। एनडीएमए दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य प्राधिकरणों को उनकी विस्तृत आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम 1884 दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्फोटकों के निर्माण, उपयोग, परिवहन और भंडारण हेतु सुरक्षा मानक निर्धारित करता है। अन्य उपायों में लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, इसमें कारखाना अधिनियम 1948 और उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 आदि शामिल है। अब वैश्विक स्तर पर किए गए उपाय जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने रासायनिक दुर्घटना रोकथाम और तैयारी यानी सीएपीपी को संबोधित करते हुए एक लचीला फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। इसके अलावा बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम पर आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस 1991 और अंत में आईएलओ का प्रमुख औद्योगिक और दुर्घटनाओं की रोकथाम पर कन्वेंशन 1993 संख्या 174 आदि। इसी के साथ रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया। 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर कुछ वजहों से प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि इन दवाइयों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दवाइयां मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं और इन दवाइयों के बाजार में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 में 344 और 2023 में 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों को प्रतिबंधित किया था। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषध सामग्रियों यानी एपीआईज को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कभी कभी इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। एपीआई वास्तव में किसी निर्मित दवा का जैविक रूप से सक्रिय घटक है जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे होने वाले लाभ को समझते हैं। ये एक साथ कई रोग के इलाज में उपयोगी हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां बेहतर तरीके से बीमारी को लक्षित करती हैं और तेजी से असर भी करती हैं। साथ ही अधिक टैबलेट्स खाने से निजात मिलना। कम टैबलेट्स की खुराक होने से मरीज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा लेते हैं और ये इलाज में अधिक असरदार भी साबित होती है। उदाहरण के लिए बुखार, खांसी और दर्द के लिए एक टैबलेट अधिक प्रभावी साबित होती है। ये दवाइयां क्षय रोग यानी टीबी, मधुमेह जैसी क्रोनिक डिजीज के इलाज के लिए भी असरदार है। इनके फार्माकोकाइनेटिक लाभ भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फार्माकोकाइनेटिक्स के तहत शरीर द्वारा दवाओं के अवशोषण, दवाओं के लक्षित अंगों तक पहुंचने, मेटाबॉलिज्म और मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने की स्टडी की जाती है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से होने वाले लाभों के साथ साथ इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। इस ओर पहली चिंता है शारीरिक या रासायनिक साइड इफेक्ट्स। 2 प्रतिकूल घटकों के कॉम्बिनेशन से विषाक्तता बढ़ सकती है तथा दवा कम असरदार साबित हो सकती है। इस ओर अगली समस्या है कम शेल्फ लाइफ। 2 दवाओं के रसायनों में विसंगति हो जाने से दवाओं की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। और तीसरी है बढ़ता एंटीबायोटिक प्रतिरोध। बिना मंजूरी वाली या प्रतिबंधित फिक्स डोज कॉम्बिनेशन युक्त एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री से एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा बढ़ जाता है। खबर के आखिर में भारत में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को नियंत्रित करने वाले नियम पर भी एक नजर डालते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची Y के परिशिष्ट 6 में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अलग अलग श्रेणियों की मंजूरी के लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख किया गया है। साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 26A केंद्र सरकार को लोक हित में औषधि और प्रसाधन सामग्री के निर्माण आदि पर रोक लगाने की शक्ति देती है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने रिलायंस डिज्नी के प्रस्तावित विलय पर आपत्ति प्रकट की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अनुसार रिलायंस डिज्नी का यह सौदा प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष रूप से विलय के बाद इस कंपनी का क्रिकेट प्रसारण बाजार में प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार जब सीसीआई को लगता है कि किसी विलय से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, तो वह इस बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त करने वाला बयान जारी कर सकता है। खबर की शुरुआत में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सीसीआई द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला कदम है गूगल पर जुर्माना लगाना। सीसीआई ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के मामले में सीसीआई की जांच में पाया गया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने उनसे संबद्ध या उनके द्वारा नियंत्रित विक्रेताओं को प्राथमिकता देकर एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है। आइए अब जानते हैं आखिर बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी उपभोक्ताओं के लिए चिंताजनक क्यों है। पहला कारण है अक्षमता को बढ़ावा मिलना। एकाधिकार वाली कंपनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर अधिक ध्यान नहीं देती है। साथ ही नए प्रतिस्पर्धियों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाधाएं भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा नवाचार पर प्रभाव पड़ना। बाजार में एकाधिकार की स्थिति नवाचार को हतोत्साहित करती है, क्योंकि कंपनी उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए उत्पादों में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती है। और अंत में वस्तुओं की उच्च कीमतें रखना। जब कंपनी को किसी से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है, तो उसे वस्तुओं की उच्च कीमतें तय करने का मनमाना अधिकार मिल जाता है। खबर के अंत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2009 में स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करना और उसे लागू करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके कार्य की बात करें तो यह आयोग बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC में व्यापक बदलाव करेगी। यह कार्य योजना मूल रूप से 2019 में अपनाई गई थी। मौसम की चरम स्थितियों जैसे इस साल अभूतपूर्व हीट वेव्स और अत्यधिक वर्षा के कारण दिल्ली की इस कार्य योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चलिए सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC के बारे में बात करते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जलवायु अनुकूल और शमन उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित SAPCC तैयार करते हैं। SAPCC संदर्भ विशिष्ट होती हैं जो प्रत्येक राज्य की अलग अलग पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करती हैं। SAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के अनुरूप है। इसको 2008 में जारी किया गया था। ये भारत के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है। NAPCC के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन है। इसका वित्त पोषण जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत किया जाता है। इसकी स्थिति की बात करें तो 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपना SAPCC तैयार कर लिया है। राज्य स्तरीय जलवायु रणनीतियों या योजनाओं के महत्व को भी समझते हैं। पहला है जस्ट ट्रांजिशन को सक्षम बनाना। उदाहरण के लिए झारखंड में स्वनीति पहल अक्षय ऊर्जा और संधारणीयता से जुड़े उपायों को लागू करने के लिए 45 करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम रही है। दूसरा है जलवायु कार्रवाई को विकेंद्रीकृत विकास योजना निर्माण में एकीकृत करना। इसका उदाहरण है केरल में कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी परियोजना। और तीसरा है मैंग्रोव और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, और इसका उदाहरण है महाराष्ट्र का मैंग्रोव सेल। अब इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर बात करते हैं।
SAPCC के टॉप डाउन दृष्टिकोण और पहले से मौजूद जलवायु परिवर्तन रणनीतियों या योजनाओं के कारण नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है। कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्टता की कमी है। कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सौंपे गए कार्य विशिष्ट और स्पष्ट नहीं है और आवश्यक संसाधनों की कमी भी है, क्योंकि राज्य ने ये मान लिया था कि वित्त पोषण केंद्र सरकार या अन्यत्र स्रोतों से प्राप्त होगा। इस ओर किए जा सकने वाले सुधारों पर भी एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त संभावित रूप से अनुकूलन की अतिरिक्त लागतों को कवर कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक प्रमुख विभाग के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इससे संस्थागत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और योजना को नियमित रूप से अपडेट भी करना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। जल जीवन मिशन JJM की शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हुए। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। साथ ही 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। खबर की शुरुआत में जल जीवन मिशन यानी JJM में अब तक हुई प्रगति पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नल जल कवरेज की। घरेलू नल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 3.23 करोड़ से बढ़कर लगभग 15 करोड़ हो गई है। आपको बता दें कि 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त है। इसके अलावा देश भर में 88.91% स्कूलों और 85.08% आंगनवाड़ी केंद्रों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही 2.28 लाख गांवों और 190 जिलों ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। चलिए अब जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में संशोधन करके उसकी जगह जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। मिशन के अनुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति के आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि आपूर्ति वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लगभग 24.59 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट यानी FTK का उपयोग करती है। खबर के अंत में जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है गुणवत्तापूर्ण जल। इसमें जल जनित बीमारियों को कम करने के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। इसके बाद है ग्रे वाटर प्रबंधन। इसके तहत जल स्रोत को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। तीसरा है नल से जल आपूर्ति। इसका लक्ष्य 2024 तक देश के 19.25 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करना है। इसके बाद है महिला सशक्तिकरण। इसमें योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन, निगरानी, संचालन और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। अगला है जल स्रोत की संधारणीयता। इसके तहत भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। फिर है कौशल विकास एवं रोजगार सृजन। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए कौशल प्रदान किया जाता है। अगला है बॉटम अप प्लानिंग, जिसमें योजना बनाने, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। और अंत में है भावी पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य स्कूलों, आदिवासी छात्रावासों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है रिपब्लिक ऑफ पनामा। इस देश की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा ने अवैध प्रवासियों को इक्वाडोर, भारत और चीन भेजने के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। पनामा शहर लगभग सुर्खियों में बना रहता है, इसलिए इस देश के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह मध्य अमेरिका में पनामा स्थल संधि पर अवस्थित है।
आपको बता दें कि पनामा स्थल संधि भूमि का एक संकीर्ण ब्रिज है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। प्रादेशिक सीमाओं की बात करें तो इसके पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया स्थित है। समुद्री सीमाओं की बात करें तो यह उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती है। यह G77 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आदि का सदस्य है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की जलवायु गर्म, आर्द्र व उष्णकटिबंधीय जलवायु है तथा यहाँ मई से जनवरी तक लंबी वर्षा ऋतु रहती है। यहाँ की प्रमुख नदियां रियो चाग्रेस, रियो चेपो आदि है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में कॉर्डिलेरा सेंट्रल है। पनामा की सबसे ऊंची चोटी बारू ज्वालामुखी है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नवंबर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स समिट के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। वेव्स भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को दर्शाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी से तात्पर्य YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस डिजिटल कंटेंट के निर्माण और वितरण से है जो व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने भारत में सी प्लेन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना का 5.4 संस्करण भी लॉन्च किया है। दूरदराज या असेवित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई थी। भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की गई है। स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का उद्देश्य वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है जो प्रयागराज के फूलपुर के पास से निकलती है। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ त्रिपुरा के गोमती नदी पर डम्बूर बांध के द्वार खोलने के कारण आई है। गोमती नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये त्रिपुरा के लोंगथराई और अथारामुरा को जोड़ने वाली पर्वतमाला से निकलती है। हाल ही में टोकन युक्त कार्ड यानी टोकनाइजेशन का उपयोग करने वाले कार्ड की मदद से CVV मुक्त भुगतान किए जा रहे हैं। टोकनाइजेशन के तहत वास्तविक कार्ड विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और एक डिवाइस का कॉम्बिनेशन होने के कारण विशिष्ट होता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने जिंक आयन बैटरियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य जिंक सामग्री के नए वेरिएंट विकसित करना है। जिंक सामग्री के नए वेरिएंट कम लागत वाली ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण की सुविधा प्रदान करेंगे। FSSAI ने खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दूध के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। FSSAI ने ये कदम खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं होने के चलते उठाया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक कण त्वरक रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में सबसे भारी एंटीमैटर न्यूक्लियस का पता लगाया है। इसे एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 नाम दिया गया है। ये एंटी प्रोटॉन, 2 एंटी न्यूट्रॉन और एंटी हाइप्रोन से बना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।